चवन सनम और आरव की शादी। कपूर मैंशन। पूरा मैंशन रोशनी में नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज किसी की शादी हो। तो हम भी चलते हैं शादी में शामिल होने। मैंशन के अंदर हाल में एक लड़की चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। और उसके पास बैठा एक आदमी शायद उस लड़की का पिता था, अपनी बेटी को संभाल रहा था। पूरा हॉल लोगों से पूरा भरा हुआ था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कौन करेगा इस जैसी लड़की से शादी? ऐसी लड़की को तो हमारे समाज से ही निकाल देना चाहिए। ये पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? तभी हाल में जोरदार आवाज गूंजती है, मैं करूंगा सनम जी से शादी। सब लोग नजर उठा के देखते हैं तो सामने एक हैंडसम लड़का अपनी ब्लू आईज से सबको गुस्से से घूरते हुए सादे कपड़ों में अंदर आ रहा था। वो लड़का चल के मंडप के पास आता है और उस आदमी से बोला, सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी इज्जत को अपने घर को इज्जत बनाना चाहता हूँ। वो आदमी उस लड़के की बात सुन के खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलते हैं, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा आरव बेटा। मेरी बेटी बहुत खुशनसीब होगी अगर उसकी शादी आपसे होगी। वो लड़का उस आदमी से इजाजत लेके मंडप में बैठ जाता है। और पंडित जी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। वो लड़की यानी कि सनम अब भी अपनी नजरें झुकाए बैठी थी, उसने एक बार भी उस लड़के को नहीं देखा था। थोड़ी देर में पंडित जी फेरों के लिए उठने को बोलते हैं। आरव खड़ा हो जाता है लेकिन सनम की आंखों में अब भी आंसू ही थे। सनम के डैड मिस्टर अमन कपूर आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटी को दिल ही दिल में सब ठीक होने का आश्वासन देते हैं। अपने पिता की इजाजत पाके सनम भी आंसू पोंछ लेती है और पूरे दिल से फेरे लेने लगती है। थोड़ी देर में फेरे पूरे हो जाते हैं और पंडित जी सिंदूर दान और मंगल सूत्र के लिए बोलते हैं। आरव आगे बढ़ के सब करता है, मन ही मन खुद से वादा भी करता है कि अब चाहे जो हो जाए वो कभी भी सनम को आंखों में आंसू नहीं आने देगा। थोड़ी देर में शादी पूरी हो जाती है और पंडित जी अपना फरमान सुनाते हैं, जजमेंट शादी संपन्न हुई, आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सनम और आरव आगे बढ़ के अमन जी जा आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अमन जी सनम को उसकी दोस्त के साथ थोड़ी देर के लिए उसके रूम में भेज देते हैं और आरव को अपने साथ ले जाते हैं। सारे मेहमान भी खाना खा के चले जाते हैं। आरव को लेके अमन जी अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अमन जी बोलते हैं, आरव बेटा आज से आप कपूर खानदान के बड़े दामाद हैं। जो कुछ भी आज आपने किया उसके लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने आज मेरी बेटी और मेरी इज्जत बचा ली। बेटा मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी सनम बहुत अच्छी है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वो करोड़ों में एक है। मेरी बेटी आज से आपके घर जाएगी। बिना माँ के पाली बड़ी है, कोई भूल हो जाए उससे तो उसे माफ कर देना। आरव आगे बढ़ के अमन जी के हाथ अपने हाथों में लेके बोला, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं मैमा को खुद से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। आरव की बात सुन के अमन जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो बोली, पहली बात तो ये बेटा कि अब से मैं आपका पापा हूँ और दूसरी ये कि वो अब आपकी पत्नी है तो उन्हें आप सनम ही कहेंगे, नहीं तो वो नाराज हो गई तो आपके लिए उनको मनाना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोल के अमन जी हंसने लग जाते हैं और उनके साथ आरव भी हल्का मुस्कुरा देता है। वही सनम के रूम में सनम अपनी बेस्ट फ्रेंड रूही के साथ थी। वो जो कुछ भी अभी थोड़े देर पहले हुआ उसके बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक, आज सनम की शादी विहान खन्ना के साथ होने वाली थी। विहान सनम के पापा के दोस्त का बेटा था, लेकिन वो शादी के लिए कपूर मैंशन आता ही नहीं, उसके जगह पे एक पेनड्राइव भिजवा देता है। उसमें सनम को किसी और लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया गया था। विहान और उसकी फैमिली ने सनम को कैरेक्टरलेस बोल के ये शादी तोड़ दी। सनम तो ये शादी भी अपने पापा की खुशी के लिए कर रही थी क्योंकि उन्हें लगता था विहान काफी अच्छा लड़का है और उनकी बेटी को संभाल लेगा। लेकिन विहान ने सिर्फ उनके सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाई थी। और उसके मम्मी पापा भी इस शादी के लिए इसलिए रेडी हुए थे क्योंकि वो कपूर खानदान की बेटी थी। फ्लैशबैक एंड। थोड़ी देर में सनम को रूही हाल में लेके आती है क्योंकि अमन जी ने विदाई के लिए उन्हें बुलाया था। सनम अपने पापा को देखते ही टूट के रोने लगती है क्योंकि एक दिन में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी उसके ही ड्राइवर के साथ शादी हो चुकी थी। उसे कैरेक्टरलेस बोला गया था। रूही की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। अमन जी आरव को इशारा करते हैं सनम को ले जाने के लिए क्योंकि अब उनसे और कंट्रोल नहीं हो रहा था। आरव आगे बढ़ के सनम को संभाल लेता है और उसे गाड़ी में बैठा देता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों कार में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। आरव एक मिडिल क्लास लड़का था जो सनम के घर में ही ड्राइवर को जॉब करता था। उसके मॉम डैड दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। आरव अपने दोस्त के साथ एक 2 BHK फ्लैट में रेंट पे रहता था। ये कार भी मिस्टर कपूर की ही थी और आरव खुद ड्राइव करके सनम को अपने साथ लेके जा रहा था। सनम चुपचाप अपनी नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। थोड़ी देर में वो दोनों एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। आरव सनम को बाहर आने को बोला और खुद कार को पार्क करने चला जाता है। आरव कार पार्क करके सनम के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वो दोनों एक फ्लैट के सामने खड़े थे। आरव डोर बेल बजाता है और एक लड़का अपनी आंखें मसलते हुए बाहर आता है, लेकिन सामने आरव को देख के उसके ऊपर कूद जाता है और उसे कस के गले लगा लेता है। और फिर बोला, अनारकली मेरी जान तू कहाँ चली गई थी?
पता है मुझे कितना डर लग रहा था। मुझे लगा कि आज सनम मैडम की शादी के बाद तू देवदास बना बैठा होगा और कहीं ज्यादा गम हो गया तुझे तो कहीं ऊपर की टिकट ना कटवा ले। पर शुक्र है ऊपर वाले का तू ठीक है। ये है आरव का दोस्त विराज। ये दोनों दोस्त कम भाई जायदा है। आरव विराज को खुद से दूर करता है और उसे पीछे देखने को बोला। विराज जैसे ही पीछे देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से आरव से पूछा, अबे कुत्ते ये क्या है? अगर तुझे सनम मैडम ना मिली तो तूने उनकी डुप्लीकेट ही ढूंढ ली। आरव विराज की बात सुन के अपना सिर पीट लेता है और उसको गालियां देते हुए बोला, आज ही मेरी शादी हुई है और ये लड़का आज ही मेरा डाइवोर्स करवाने पे तुला है। आरव विराज को घूरते हुए बोला, ये सनम जी ही है और मैंने इनसे शादी कर ली है। अब ये मत पूछिए को कैसे शादी की है, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अब हट रास्ते से हमें अंदर आने दे। आरव की बात सुन के विराज की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वो जल्दी से डोर बंद कर देता है और अंदर की तरफ भागता है। आरव और सनम दोनों ही गेट पे ही खड़े रह जाते हैं। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में डोर फिर से खुलता है और विराज अपने हाथ में आरती की थाली लेके आता है। वो दोनों की आरती करता है और फिर एक कलश में चावल डाल के सनम का गृह प्रवेश करता है। सनम चुपचाप सारी रस्में करती है। सनम अंदर आती है और अंदर आते ही वो उन दोनों को घूर के देखने लगती है। क्योंकि पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कहीं कपड़े गिरे हुए थे, कहीं कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कहीं चिप्स के पैकेट। आरव घूर के विराज को देखने लगता है और विराज उसको देख के अपनी बत्ती सी दिखा देता है। वो जल्दी से अंदर की ओर भागता है और एक रूम में जाके थोड़ी देर में बाहर आता है। फिर सनम के पास जाके बोला, भाभी आप इस रूम में जाके रेस्ट कर लो। सनम हाँ में सिर हिला के चली जाती है। विराज उसके जाते ही आरव पे सवालों की झड़ी लगा देता है। आरव भी उसे सब बता देता है। सब सुनने के बाद विराज खुशी से नाचने लगता है। थोड़ी देर दोनों बात करने के बाद वही हॉल में ही सो जाते हैं। सनम भी दिन भर की थकी होने के कारण आओ भी जल्दी ही सो जाती है। वही दूसरी ओर एक होटल में एक लड़का और लड़की बिना कपड़ों के एक चादर में लिपटे हुए थे। उस कमरे में उस लड़की की सिसकियां गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों पसीने से लथपथ एक दूसरे से अलग होते हैं और वो लड़का उस लड़की के बालों में हाथ फेरता ह्यू तो बोला, रिया बेबी तुम्हारी उस बहन की शादी हो गई है। उस 2 कौड़ी के ड्राइवर के साथ। ये लड़का कोई और नहीं विहान ही है। ये लड़की रिया कपूर है, सनम की छोटी बहन। ये इन दोनों का ही प्लान था। क्योंकि रिया को विहान पसंद था और विहान को सनम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि वो हमेशा सिंपल ही रहना पसंद करती थी। लेकिन अपनी फैमिली के प्रेशर में वो शादी के किए रेडी हो गया। विहान की बेस्ट सुन के रिया मुस्कुराती हुई बोली, विहान बेबी तुमने इतनी अच्छी खबर दी है और वो भी इतनी रूखी सूखी। रिया की बात सुन के विहान मुस्कुरा देता है और उसे अपने नीचे करके बोला, लो तो तुम्हें मीठा खिला देते हैं। इतना बोल के विहान एक बार फिर रिया में एंटर करता है और दोनों ही अपनी दुनिया में खो जाते हैं। चटू आरव की बोलती हुई बंद। नेक्स्ट मॉर्निंग रिया की जब आंख खुली तो वो विहान के साथ बिना कपड़ों के एक चादर में लिपटी हुई थी। रिया विहान के होठों पे एक सॉफ्ट किस करती है और उठ के बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वो रेडी होके आती है, तब तक विहान भी उठ चुका था। रिया विहान को उठा देख के उसकी गोद में जाके बैठ जाती है और बोलती है, बेबी अब मैं चलती हूँ वरना डैड को पता चल जाएगा कि मैं किसी फैशन शो के लिए नहीं गई थी। और अगर उन्होंने सब पता करने की कोशिश की थी उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि कल जो भी हुआ वो हमारा किया धरा था। रिया इतना बोल के अपने होठ विहान के होठों से जोड़ लेती है। एक लंबी किस के बाद वो उससे अलग होती है और उस रूम से अपने फेस को कवर करके निकल जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद विहान भी वहां से निकल जाता है। रिया कुछ देर के बाद अपने घर पहुंचती है और हाल में बैठे अपने पापा के गले लग जाती है और बोलती है, डैड आई मिस यू सो मच। अमन जी अपनी बेटी की करिस्तानियों से अनजान उसे खुशी से गले लगा लेती है। रिया अपना नाटक चालू रखते हुए बोलती है, सॉरी पापा मैं कल दी की शादी पे नहीं आ पाई। अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, आखिर मेरी इकलौती दी की शादी है। वैसे दी की शादी तो अच्छे से हो गई ना। अमन जी को कल जो भी हुआ सब याद आने लगता है और उनकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन वो रिया को दिखाना नहीं चाहते थे इसलिए झूठ बोल देते हैं, हाँ बेटा सब ठीक था और तुम्हारी दी अपने ससुराल में है। उद्धरण चिन्ह। अपने पापा की बात सुन के रिया अपने मन में बोलती है, हाउस ड्राइवर के घर में। उसके बाद वो अपने पापा को थके होने का बोल के अपने रूम में चली जाती है। वही दूसरी ओर आरव के फ्लैट पे विराज अपने बेड पे उल्टे मुंह लेटा हुआ था। तभी उसे एक जोरदार लात पड़ती है और वो फर्श पे गिरता है। विराज कहराते हुए उठता है और अपनी छोटी आंखें करके आरव को घूरने लगता है और फिर अपने फूटे हुए बम को लेके उठता है और बोलता है, साले कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। आरव अपनी आंखें और भी छोटी करके बोलता है, कुंभकर्ण के आखिरी मेंबर आज तेरा इंटरव्यू है ना और यहाँ अभी तक तू 7 जन्मों की नींद पूरी कर रहा है। कितनी देर से उठा रहा हूँ तुझे लेकिन नहीं। और कल क्या बकवास कर रहा था सनम मैडम के सामने। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ सुधर जा नहीं तो यहीं से उठा के फेंक दूंगा। उद्धरण चिन्ह।
विराज अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोलता है, अनारकली मेरी जान, मैं तो बस तेरी सेटिंग करवा रहा था। ए फ्लैट देख, मैंने तेरी मोहब्बत की चटनी भाभी के मुंह में डाल दी है तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना उनको। वो तेरे साथ तेरी मोहब्बत की कश्ती में सवार होने की कोशिश तो करेंगी। आरव के दिल में विराज की बातें सुन के गुदगुदी होने लगी थी, लेकिन वो अपने चेहरे से दिखने नहीं देता। वो अपने चेहरे पे कठोर एक्सप्रेशन लाके बोलता है, अगर 5 मिनट में तू रेडी होके बाहर नहीं आया तो मैं तेरा मुंह परमानेंट बंद कर दूंगा। ना कुछ बोलने लायक बचेगा ना ही सुनने। अक्षत इतना बोल के वहां से किचन में चला जाता है। अक्षत के जाने के बाद विराज घूर के डोर को देखता है और फिर मुंह बनाते हुए बोलता है, हूँ भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फिर वो भी जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। आरव किचन में खाना बनाते हुए बार बार सनम के रूम की ओर देखे जा रहा था। वही सनम तो अपनी नींद पूरी करने में लगी थी। विराज रेडी होके आता है और आरव को बार डोर की ओर देखता पाके उसके फेस पे एक शरारती स्माइल आ जाती है और आरव के पीछे खड़े होके बोलता है, अगर इतनी ही याद आ रही है तो जाके मिल लेना उससे। आइडिया मैं देता हूँ ना, नाश्ता लेके चला जा। वो गलत भी नहीं समझेगी। लेकिन ये अपनी करेली सी शकल मत लेके जायो कहीं सुबह सुबह तेरा ये सड़ा हुआ मुंह देख के बेचारी भाभी उल्टी ही कर दे। उद्धरण चिन्ह। आरव घूर के विराज को देखने लगता है और बोलता है, अगर तूने अपना ये चुजे सा मुंह बंद नहीं किया तो अभी के अभी इसका नक्शा बिगा दूंगा। वो दोनों एक प्लेट में नाश्ता रख के सनम के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। विराज दूर नोक करता है। थोड़ी देर बाद आरव की कुंभकर्ण बीवी उठ जाती है और डोर ओपन कर देती है। सनम अपनी आंख मसलते हुए बाहर आती है। आरव से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि जो कल तक उसकी बॉस थी वो आज उसकी वाइफ बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे ट्रीट करे। आरव नाश्ते की प्लेट को सनम के आगे कर देता है। विराज अपना सिर पीटते हुए उसे कान में बोलता है, ओ मेरी अनुपमा रॉय, मुंह में दही जम गया है के? कुछ बोल कही वो ये कह के कि मेरा पति तो गूंगा है, मीना कुमारी ना बन जाए। विराज के प्यारे प्यारे बोल सुन के आरव बोलता है, सनम जी आपके लिए नाश्ता लाए थे। उद्धरण चिन्ह। सनम आरव को घूर के देखती है और फिर बोलती है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर नाश्ता करेंगे सब साथ में। सनम इतना बोल के डोर बंद कर देती है और बाथरूम में घुस जाती है और डोर से लग के अपनी बड़ी हुई सांसों को कंट्रोल में करने लगती है और बोलती है, हे राम, मेरी तो कल शादी हुई है और मैं यहाँ घोड़े बेच के सो रही हूँ। वो तो शुक्र है कि मेरी सांस नहीं है, नहीं तो वो तो इतना लेट उठने पे मेरे पति के ससुराल का रिटर्न टिकट करवा देती। वैसे एक बात तो माननी ही पड़ेगी, मेरी सासू माँ होगी बहुत ही सुंदर, तभी तो उनका लाल इतना हॉट और हैंडसम है। थोड़ी देर खुद से बात करने के बाद सनम रेडी होती है। उसने आज एक रेड कलर की शादी पहनी हुई थी जो उसकी नई शादी के बारे में सबको चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। सनम बाहर आती है तो आरव और विराज दोनों ही डाइनिंग टेबल पे बैठे उसका ही वेट कर रहे थे। आरव तो मुंह फाड़े अपनी बीवी को नजर लगा रहा था। सनम उन दोनों के पास चली जाती है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोल के वो भी अपनी जगह बैठ जाती है। विराज अपने हाथों से सनम को नाश्ता सर्व करता है, क्योंकि आरव ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कल से खाना उसे ही बनाना होगा। और विराज के लिए अपने हाथों से खाना बना के खाना मतलब अनाकोंडा के मुंह में जाके तपस्या करना। सनम एक नज़र नाश्ते को देखती है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो उन दोनों को घूर के देखती है जो मजे से खाने में बिजी थे और फिर अपने दांत पिसते हुए बोलती है, आप लोग इसे नाश्ता कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आरव और विराज दोनों ही बेफिक्री से हाँ बोल देते हैं। किसने बनाया है ये इतना स्वादिष्ट खाना? सनम पूछती है। विराज आरव की ओर इशारा कर देता है। वही आरव ये सोच के खुश हो रहा कि उसकी बीवी को उसके हाथ का नाश्ता पसंद तो आया। लेकिन सनम से उसकी खुशी ड्यो ही नहीं गई और वो उसे रियलिटी में लाते हुए बोली, तो आप है वो महान इंसान जिसने ये महान काम किया है। वैसे आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप ये संजीव कपूर को टक्कर कैसे देते हैं? आरव सनम को देखने लगता है जैसे पूछ रहा हो ये संजीव कपूर कहाँ से बीच में आ गए। सनम उसकी बात समझ के आगे बोलती है। सनम जले हुए पराठे को उठाते हुए बोलती है, ये किस देश का नक्शा है? अब मुझे समझ आया कि आप ये सारा दिन उबले हुए आलू सी शकल लेके क्यों घूमते हैं। ये नाश्ता ही तो वजह है। जब खाना इतना अच्छा खाएंगे तो चेहरे पे भी 12 ही बजेंगे। पूरा दिन ऐसी शकल बना के रखते हैं जैसे इस देश के सारे टैक्स इनकी ही स्माइल पे लगा रखे हैं सरकार ने, वो भी जीएसटी के साथ। दोबारा अगर आपने किचन में कदम रखा ना खाने की ऐसी तैसी करने के लिए तो आपको तो मैं सिंक में डाल के विम बार से रगड़ रगड़ के साफ कर दूंगी। मैं किचन में जा रही हूँ, चुपचाप एक अच्छे पति की तरह मेरी हेल्प करने के लिए आइए और मुझे बताइए कौन सी चीज़ कहाँ है। इतना बोल के सनम किचन में चली जाती है और आरव विराज के कंधे पे सर रख के बोलता है, भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया, मुझे लगा था कि ये गूंगी है लेकिन अब लगता है मुझे बेहरा होना पड़ेगा अगर जीना है तो। उद्धरण चिन्ह। विराज आरव की बात पे हंसने लगता है और बोलता है, मेरी जान मैं तो चला, तू अपनी बीवी को संभाल। और हाँ, आज वो पहली बार खाना बना रही है तो उनको कुछ नेगदा दिया। पहली रसोई का। विराज इतना बोल के वहां से निकल लेता है और आरव किचन की ओर बढ़ जाता है। सनम किचन में सारा सामान ढूंढने में लगी थी। आरव सनम के पास जाके बोलता है, सनम जी आप मुझे बता दीजिए, मैं निकल देता हूँ सामान।
सनम आरव को सारा सामान बीटीए देती है। आरव सब चीज निकाल के एक एक सनम को सनम जी बोल के देने लगता है। सनम उसको अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरने लगती है। जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वो अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टांग के बेलन उठा लेती है और आरव की ओर उस बेलन से पॉइंट करती हुई बोलती है, मिस्टर हैंडसम हिटलर उर्फ प्रियपति देव, अगर आपने एक बार और मुझे सनम जी बोला ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माना आपको शकल सड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने बोरिंग होंगे। यार अपनी प्यारी वाइफ को कौन जी जी बोलता है, बोलना है तो सोना बेबी डार्लिंग कुछ अच्छा सा बोलो। आखिरी बार समझा रही हो, पति हो, इज्जत से पति वाली हरकतें कर लो नहीं तो इसी बेलन से तुम्हें बेल डालूंगी। आरव परेशान नजरों से सनम को देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो ये तुम क्या बोल रही हो। सनम आरव के सवाल समझ के बोलती है, मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। शादी चाहे जैसे भी हुई हो पर तुमने मेरा साथ उस वक्त दिया जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए चाहती हूँ। इतना बोल के सनम आरव को गले से लगा लेती है। चथवी ड्राइवर पति। सनम ने आरव को बोल दिया था कि शादी चाहे जैसे भी हुई हो वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है, आरव का साथ देना चाहती है। सनम की बात सुन के आरव का दिल भी खुशी से झूम उठता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। सनम आरव को गले से लगा लेती है, लेकिन आरव के हाथ अभी भी नीचे ही थे। सनम आरव से दूर होके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगती है, और वो भी उसकी सिचुएशन समझ जाती है। वो आरव के दोनों हाथ अपनी कमर पे रख देती है और अपने हाथों को उसके गले में डाल के बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? और वैसे भी तुम तो मुझसे प्यार भी करते हो, तो फिर ये बेचनी क्यों? आरव सनम के खुद से दूर कर देता है और बोलता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल ड्राइवर हूँ। लोग आपको ड्राइवर की वाइफ बोलेंगे, क्या आप ये सुन पाएंगी? मैं आपको कपूर जैसी कोई फैसिलिटी नहीं दे पाऊंगा। हर कदम पे आपको एक नई मुश्किल का सामना करना होगा। आरव की बात सुन के सनम को गुस्सा आने लगता है। वो बेलन उठा के आरव के बम पे मार देती है और फिर उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, देखो पति देव, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत टंटे हैं। प्यार से समझा रही हूँ, चुपचाप समझ लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं लोगों को हैंडल करने के। और वैसे भी कल जब सलमान खान की तरह शादी में एंट्री मार के फटे हुए भोंपू की तरह बज रहे थे, मैं करूंगा शादी, मैं करूंगा, तब कहा गया था तुम्हारा ये आइंस्टीन वाला ज्ञान। अब शादी की है तो सारी जी डागी मुझे झेलना भी होगा। जितना है हम उसे में जी लेंगे। बचपन से प्यार के लिए तरसी हूँ और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपने सजाई थी कि मेरा पति मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेगा, और तुम चाहो या ना चाहो मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे करनी होगी, नहीं तो बेलन से मार मार के करवाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। सनम इतना बोल के आरव से दूर होके पलट जाती है क्योंकि वो अब और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव के फेस पे भी एक स्माइल आ चुकी थी। वो सनम के पास जाता है और उसे पलट के अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, रोना बंद करो। मुझे भी किसी ने कभी प्यार नहीं किया सिवाय विराज के। मुझे तुम्हारी कैद जिंदगी भर के लिए मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार अगर मैंने तुम्हें अपना बना लिया टी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। सनम आरव की बात सुन के मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिला के उसको कस के पकड़ लेती है। तभी डोर बेल की आवाज आती है और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सनम किचन में लग जाती है और आरव डोर ओपन करने चला जाता है। डोर पे अमन जी खड़े थे। आरव आगे बढ़ के उनके पैर छूता है और उनको अंदर लेकर आता है। अमन जी अंदर आके हाल में रखे सोफे पे बैठ जाते हैं। अपने पापा की आवाज सुन के सनम भी बाहर आ जाती है और अपने पापा को देख के उनके गले लग जाती है। अमन जी प्यार से अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, कैसी है मेरी प्रिंसेस? बिल्कुल मस्त, और यहाँ बहुत खुश भी है। अच्छा हुआ उस बूढ़े विहान से मेरी शादी नहीं हुई, वरना मैं खुद ही उसके सारे दांत तोड़ देती। सनम अपने दोनों हाथ बांधते बोलती है। सनम अपने पापा को बोल के खुद उनके लिए नाश्ता लेने चली जाती है और आरव और अमन जी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में सनम नाश्ता लेके आती है। अमन जी नाश्ता करके बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें पग फेरे के लिए लेने आया हूँ। थोड़ी देर में सनम और अमन जी वहां से निकल जाते हैं। आरव बेचारा अपनी शेरनी वाइफ को जाते देख रहे थे, जो जाते जाते भी उसे धमका के गई थी कि टाइम से लेने आ जाना, अगर एक सेकंड भी देर हुई तो तुम्हारे दोनों टायर पंचर कर दूंगी, मतलब उसके दोनों बम को मार मार के रेड कर देगी। आरव सोफे पे बैठा कुछ सोच रहा था, क्योंकि अब वो वहां जॉब तो कर नहीं सकता था क्योंकि अमन जी उसे करने नहीं देंगे, तो उसे न्यू जॉब ढूंढनी थी। वो अपना फोन उठा के वैकेंसी देखने लगता है और जहां जहां मिल रही थी अप्लाई कर रहा था। अमन जी ने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करो थी, लेकिन आरव ने मना कर दिया क्योंकि वो उनका कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। आरव बैठे हुए अपने बीते कल का सोच रहा था। वो खुद से ही बोलता है, अगर वो सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो आज मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता था सनम। आरव जॉब के लिए रेडी होके निकल जाता है। पूरा दिन वो जॉब ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। आरव को सुबह से शाम हो जाती है और अब उसे सनम को भी लेने जाना था। वो सनम के घर के लिए टैक्सी ले लेता है और थोड़ी देर में वो कपूर मैंशन में था। सब लोग हाल में बैठे बातें कर रहे थे। आरव के आते रिया को आंखों में चमक आ जाती है।
वो खुद से ही मन में बोलती है, कुछ भी हो मानना पड़ेगा, मेरी प्यारी बहना का ड्राइवर पति है, बहुत हैंडसम। लेकिन अफसोस है तो एक ड्राइवर ही और उसकी औकात ही नहीं है, ये तो बहना के ही लायक है। उद्धरण चिन्ह। रिया अपने फेस पे एक मुस्कान लाते हुए सनम से बोलती है, दी आपके ड्राइवर आए हैं, ऊपर आपके ड्राइवर पति आए हैं। सनम भी रिया के टोन को अच्छे से समझ रही थी और अमन जी को भी काफी बुरा लग रहा था। लेकिन सनम ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक दिया। सनम रिया को इग्नोर करके आगे बढ़ती है और आरव को गले लगा लेती है और बोलती है, माय डियर हब्बी, आप बिल्कुल टाइम पे आए हैं, लगता है मेरा खौफ कुछ ज्यादा ही है। आरव भी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर वो लोग वही रुक के बातें करते हैं और फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रिया पूरा टाइम आरव को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन सनम ने भी अपने पति का पूरा साथ दिया। उसके बाद सनम और आरव अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जब घर पहुंचे तो विराज भी घर आ चुका था। विराज आरव को देखते ही उससे बच्चे की तरह लिपट जाता है और रोता हुआ बोलता है, उन घटिया लोगों ने मुझे आज भी नौकरी नहीं दी। मैंने उनकी नौकरी को लात मार दी। आरव विराज से दूर होता है और बोलता है, तूने लात मार दी या उन लोगों ने तुझे धक्के देके निकल दिया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बात तो एक ही हुई, चाहे सांप मुझे काटे या मैं सांप के पास जाऊं, खुद को कटवाने हलाल तो मुझे ही होना है, विराज जवाब देता है। विराज और आरव की कुछ देर तक बातें करते हैं, तब तक सनम ने भी डिनर रेडी कर दिया था। खाने को देख के विराज आरव को घूरते हुए बोलता है, देख ध्यान से देख, गौर से देख, दिल लगा के देख, चश्मा चढ़ा के देख। इसे कहते हैं खाना, और तू मुझे आज तक पता नहीं क्या बना के खिला रहा था, हाथी की सूंड या बकरे की पूंछ। विराज की बात सुन के अक्षत उसे घूरने लगता है और बोलता है, अगर तूने अपने इस गटर जैसे मुंह से एक वर्ड और निकाला ना तो मैं तुझे बीच में से फाड़ के आधा हाथी को खिला दूंगा और बाकी बकरे को चरा दूंगा। विराज को आरव की बात सुन के थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि उसके सामने बैठे राक्षस का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में तीनों का डिनर हो जाता है और सनम सब काम निपटा के अपने रूम में चली जाती है। आरव भी विराज के रूम में जाने लगता है तो विराज उस गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अबे ओ उजड़े हुए आखिरी चमन, तेरी शादी हो चुकी है। मुझे बकस द मेरे भाई और अपने रूम में जा। आज अगर तू मेरे पास आया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरी इतनी हॉट बीवी है, थोड़ा रोमांस कर उसी साथ ताकि कोई मुझे चाचू बोलने वाला आए। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि तेरा ये ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। विराज इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि सनम को भी उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी और वो मुंह दबाए हंस रही थी। अब इतनी बेइज्जती करवाने के बाद आरव टी विराज के पास जाने से रहा। वो सनम के रूम में चला जाता है। टी देखता है कि सनम नीचे बिस्तर लगा रही थी, क्योंकि उस रूम में जो बेड था उस पे तभी दो लोग सो सकते थे जब एक सांप की तरह दूसरे चंदन से लिप जाए। सनम नीचे सोने जाती है तो आरव उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। लेकिन सनम सिर्फ उसे इतना ही बोलती है, लाइट्स ऑफ कर देना, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन आरव ठहरा पतिव्रता, वो भी अपने लिए बिस्तर नीचे लगा लेता है और उस पे सो जाता है। सुबह आरव की नींद घर में हो रही खटपट से खुलती है। वो उठ के देखता है तो सनम वहां नहीं थी। वो फ्रेश होके हॉल में आता है तो उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि अभी तक जिसको वो घर के रहे थे उसका पूरा नक्शा बदल चुका था। सनम ने पूरे हॉल को बदल दिया था। पूरा हॉल चमक रहा था। किचन भी पूरा सेट था। उसमें विराज भी उसकी हेल्प कर रहा था। सनम आरव को देख के उसे चाय बना के दे देती है और खुद अपने रूम की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि अब सिर्फ वही रूम बचा था। सनम अंदर जाके पहले अलमीरा को सेट करने की सोचती है। वो जैसे ही उसे खोलती है तो एक कपड़ों का बड़ा सा ढेर उस पे गिर जाता है, लेकिन अफसोस वो दबके मारी नहीं। सनम सारे कपड़े को निकाल देती है और उसको साफ करने लगती है कि अचानक उसके हाथ में कुछ पेपर्स लगते हैं। उनको पढ़ के उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, आरव चफोट। सनम की धमकी। सनम घर की सफाई कर रही थी। अलमीरा को साफ करते हुए उसके हाथ में कुछ पेपर्स लगते हैं और उनको पढ़ के उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, आरव। आरव और विराज सनम की आवाज सुन के उसके रूम में आते हैं भागते हुए और चिंता से पूछते हैं, क्या हुआ? सनम हाथ में उन पेपर्स को दिखाते हुए बोलती है, ये क्या है? इतनी बड़ी बात छुपने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरव आगे बढ़ के उन पेपर्स को ले लेता है और बोलता है, ये कुछ नहीं है। ये सब वेस्ट है, तुम इन पे ध्यान देना बंद करो। आरव उन पेपर्स को लेके जाने लगता है कि सनम उसे रोकते हुए बोलती है, सुनिए पतिदेव, अगर 1 इंच भी कदम और बढ़ा दिया ना तो दोनों टांगे तोड़ के मुंह में दे दूंगी। फिर चाहे सारी जिंदगी तुम्हें व्हीलचेयर पे लेके क्यों ना घूमना पड़े। आरव के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। सनम उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के बेड पे बैठा देती है और खुद उसके पास घुटने के बल बैठ के उसका हाथ अपने हाथों में लेके बोलती है, मुझे अपना रिश्ता सिर्फ नाम के लिए नहीं चाहिए। अगर सुख में तुम मेरा साथ चाहते हो तो दुख में भी मैं शामिल होना चाहती हूँ, और अगर फिर भी तुम मुझे इस लायक नहीं समझते कि तुम्हारे दुख को मैं बांट सकूं तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। सनम इतना बोल के वहां से जाने लगती है कि आरव उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। वो तीनों हाल में जाके बैठ जाते हैं और सनम सबके लिए कॉफी बना के लाती है और दोनों के बीच में जाके बैठ जाती है। फिर एक एक मग उनको दे के बोलती है, अब ये मरे हुए मुझसे जैसी शकल बनाना बंद करो और जल्दी जल्दी डीजे की तरह बजना शुरू करो।
तुम शान खन्ना और पारुल खन्ना के बेटे हो, ये सब मैंने पढ़ लिया। और तुम ये जानते ही हो मैं कौन हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी यादाश्त इतनी लेकर होगी कि मुझे जानते ना हो। बचपन में एक साथ खेले हैं हम। उस दिन क्या हुआ था मुझे सब जानना है। आरव अपने सर को सनम के कंधे पे टिका देता है और बोलना शुरू करता है, अंकल और डैड बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन तुम्हारे बर्थडे पार्टी के बाद जब हम घर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने हम पे अटैक किया था। और बास्किस्मत से उस दिन हमारे साथ कोई गार्ड्स नहीं थे। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो 2 लोग थे और उन्होंने मेरी आंखों के सामने डैड और मॉम को शूट कर दिया था। और फिर मैं भी बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया था तब तक 2 साल गुजर चुके थे। मैंने मॉम डैड को ढूंढा लेकिन सब लोग यही बोल रहे थे कि उनकी मौत हो चुकी है। होश में आने के बाद जब मैं घर वापस गया तो हमारे घर पे बुआ ने कब्जा कर रखा था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया ये बोल के कि ये सब उनका है। कंपनी, घर, पैसा सब उनके नाम है ऐसा उन्होंने बोला। मुझे एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। मैं तुम्हारे घर भी गया था लेकिन वहां पता चला कि अंकल ने वो घर बेच दिया और नया घर कहाँ है वो मैं जानता नहीं था। अनाथ आश्रम में ही मुझे विराज मिला। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए। मुझे मेरे डैड का सब कुछ वापस लेना था। मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं टॉपर था, गोल्ड मेडल मैंने अपने नाम किया। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा लेकिन एक बार फिर सब खत्म हो गया। मुझे खन्ना इंडस्ट्री में जॉब करने का मौका मिला। मुझे लगा शायद ऐसे ही मैं अपने डैड के पास रह पाऊंगा। लेकिन बुआ और उनके बेटे ने मुझे वहां से भी निकाल दिया। सिर्फ निकाला ही नहीं, मुझ पे मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगे। और मुझे इंडस्ट्री से ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मुझे हर किसी ने काम देना बंद कर दिया। फिर एक दिन ऐसे ही काम की तलाश में मैं उनके तक पहुंच गया। मैंने उन्हें पहचान लिया लेकिन मैंने उनको अपनी असली पहचान नहीं बताई ताकि वो मुझ पे कोई एहसान ना करे। और बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। मेरे साथ साथ विराज को भी जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसने मेरा साथ दिया। और आज तक हम दोनों अपनी वही जिंदगी जी रहे हैं। आरव इतना बोल के चुप हो जाता है, सबकी आंखें नम हो चुकी थी। सनम खुद को कंट्रोल करती है और फिर अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके सोफे पे बैठ जाती है और अपने अगल बगल बैठे दोनों नालायकों को थप्पड़ मार देती है। दोनों बेचारी सी शकल बना के उसको देखने लगते हैं। सनम दोनों रोंडुओं को देख के बोलती है, ये मुझसे सब छुपने के लिए। फिर आरव की तरफ मुड़ के उसको एक और थप्पड़ रसीद कर देती है और बोलती है, तुम्हें गोल्ड दे किसने दिया? दिमाग से पैदल आदमी, मधुमक्खी के चूसे हुए आखिरी फूल। अगर उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया और ब्लैक लिस्टेड करवा दिया था तो क्या तुम अपना कोई स्टार्टअप नहीं कर सकते थे? और रही बात अंकल की कंपनी की, तो चाशनी में डुबोई हुई जलेबी तो तुम हो नहीं। बचपन में तो कोई अगर तुम्हारे बाल भी छू देता था कि तुम उसको टकला कर देते थे, तो फिर अब क्या हुआ? यहाँ बात तो अंकल की है, उनके सपने की है। फिर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फट्टू हो। उसके बाद सनम खड़ी हो जाती है और किचन में जाके एक नाइफ उठा लेती है और आरव के पास आके अपना एक पैर ऊपर रख के और एक हाथ से उसके कॉलर पकड़ के दूसरे हाथ से उसके गर्दन पे चाकू रख के बोलती है, सुनो मिस्टर खन्ना, आज और अभी से अपने दिमाग में ये बात फेविक्विक की तरह चिपका लीजिए। अब आपकी शादी हो चुकी है और एक क्यूट सी लड़की आपकी बीवी है। तो आज से और अभी से अपने इस जंग लगे दिमाग के पुर्जे खोलिए और इसमें ऑलिंग कीजिए। मुझे मेरा बचपन वाला दोस्त वापस चाहिए, जो सबकी बजाने में एक्सपर्ट था। दूसरी बात, मुझे मेरे ससुर जी की कंपनी वापस चाहिए। और तीसरी बात, तुम्हारी बीवी बड़ी नखरेली है और मुझे हनीमून पे पूरे वर्ल्ड की सैर करनी है। वर्ल्ड में जितने भी देश है सब में हनीमून मनाना है। और अपने पति के पैसे उड़ान है, वो भी भर भर के। तो अभी से काम करना शुरू करो। रही बात इन्वेस्टर के, तो उसका जुगाड़ मैं कर दूंगी। वो तुम्हारी काबिलियत देख के पैसे लगाएंगे, ना कि कोई एहसान करेंगे तुम पे। तो आत्मसम्मान के झंडे को थोड़ी दिन विश्राम करने दीजिए और काम शुरू कीजिए। तब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ, नहा धो के रेडी हो जाए। सनम इतना बोल के किचन में चली जाती है। विराज जल्दी से जाके अपने रूम में रेडी होने लगता है। उसे डर था कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। वही आरव अपनी हिटलर बीवी को धमकी देते देख शोक में चला गया। तभी एक उड़ता हुआ चम्मच आके आरव के माथे पे लगता है और दिमाग के सुन पड़े पुर्जे खोल देने वाली आवाज सुनाई देती है, मैं वो चाकू चला भी सकती हूँ, अगर तुमने और थोड़ी देर करी रेडी होने में तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देके निकाल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आरव अपने रूम आइन जाता हुआ ऊपर देख के बोलता है, हे भगवान, क्या बीवी दी है यार, आपने बात बात पे धमकी देती रहती है। थोड़ी देर में सब लोग रेडी होके नाश्ते के लिए आ जाते हैं। आरव नाश्ता करते हुए सनम से बोलता है, बीवी, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम सबसे पहले किस देश में जाना चाहोगी हनीमून पे। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि हम जिस भी कंट्री में जाएंगे वहां से तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम्हारे हाथ में जूनियर आरव नहीं होगा। मतलब जितने कंट्री है उतने ही हमारे बच्चे। वैसे ये टी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आरव की बेशर्मी भरी बातें सुन के सनम की बोलती बंद हो जाती है। उसके गले में खाना अटक जाता है। वो खा जाने वाली नजरों से आरव को घूरने लगती है। वही विराज मुंह दबाए हंस रहा था। सनम खुद को नॉर्मल करती है और हिम्मत करके बोलती है, मिस्टर खन्ना, मुझसे आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। तो ज्यादा तंदूरी चिकन बनाने की जरूरत नहीं है।
और इतना बोल के वो जल्दी से किचन में भाग जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो मन ही मन आरव को कोसे जा रही थी। वही उसके ऐसे भागने पे आरव के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो नाश्ता करके अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे विराज भी चला जाता है और दोनों ही अपना काम करने लगते हैं। आरव ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक कोशिश जरूर करेगा। आरव और विराज पूरा दिन काम करते रहते हैं। आरव बचपन से ही जीनियस था, बस वक्त की मार ने उसके कॉन्फिडेंस को डिगा दिया था और सनम ने आके उस कॉन्फिडेंस को निखार दिया था। सनम भी अब काफी खुश थी क्योंकि उसे उसके बचपन का दोस्त और प्यार दोनों ही मिल गया था। अब तो उसके दिल में हिचकिचाहट की कोई जगह ही नहीं थी। वो दिल खोल के इस नए रिश्ते का स्वागत कर रही थी। आरव और विराज ने कुछ वक्त की मेहनत में बहुत अच्छा प्लान रेडी कर लिया था। उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी, जो भी जरूरी रूल्स थे सब फॉलो किए थे। इन सब में 2 महीने गुजर चुके थे। इस वक्त में सनम और आरव के बीच में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। 2 महीने के बाद आज उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन देने जाना था और सब लोग काफी खुश थी। सबसे ज्यादा टी सनम। च5 मीटिंग में बेइज्जती। आज 2 महीने के बाद कुछ बिजनेसमैन आरव के प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करने के मान गए थे। आरव ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। ये प्रोजेक्ट ही अब उसके डैड के सपने को पूरा करने में उसकी हेल्प कर सकता था। इसलिए वो खुश होने के साथ साथ थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि जो कुछ भी पहले उसके साथ हुआ था वो कहीं ना कहीं उसे परेशान कर रहा था। लेकिन सनम के भरोसे ने उसे एक न्यू कॉन्फिडेंस दीज दिया था। वो ये रिस्क लेने के लिए रेडी था। सब लोग सुबह जल्दी ही उठ चुके थे। इस बीच अमन जी ने भी आरव को इन्वेस्ट करने का ऑफर दे दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो सक्सेसफुल होते तो लोग ये ही बोलती कि ये सब अमन जी की बदौलत हुआ है, जो सनम और आरव दोनों ही नहीं चाहते थे। सनम भले ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी उसने आरव का पूरा साथ दिया था। कभी भी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो वहाँ उसके साथ खुश नहीं है या फिर उसे किसी चीज़ की कमी है। वो मुस्कुराते हुए सारा काम भी करती, दोनों का ख्याल भी रखती और टाइम टाइम पे उनको दाऊद वाली धमकी भी देती रहती। आरव पूरे टाइम विराज के साथ काम में बिजी रहता और इसी वजह से उसकी और सनम की बात भी कम ही होती, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के दिल की बात नजरों से ही समझ जाते। सनम ने जल्दी ही नाश्ता भी रेडी कर दिया। आरव के लिए कपड़े भी आज मैडम ने खुद प्रेस करके दिए। आरव रेडी हो चुके था। सनम उसके लिए टाई लेकर जाती है। आरव अपनी बाहें फैला के उसे खुद बांधने का न्योता देता है। सनम भी खुशी खुशी चली जाती है। बिना अपने दिमाग की बात सुने को चीख चीख के उसे बोल रहा था, नहीं सनम मत जाओ, ये एक जाल है, सिर्फ और सिर्फ साजिश है। ये सामने खड़ा आदमी तुम्हें सिर्फ परेशान ही करेगा। सनम आरव को टाई बांधने लगती है, लेकिन आरव की नज़र तो कहीं और ही थी। आरव अपने ठंडे हाथ सनम की खुली कमर पे रख के उसे खुद से चिपका लेता है। उसके छूते ही सनम की बोलती बंद हो जाती है, उसके हाथों से टाई छूट जाती है। पलके शर्म की लाली लिए झुक जाती है। उसके चेहरे पे नूर छा जाता है। आरव उसे छेड़ते हुए बोलता है, क्या बात है, सबकी बोलती बंद करने वाली की जुबान पे आज ताला कैसे लग गया। उसके गालों को अपने लबों से सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ बीवी, आज कुछ कहना नहीं है। सनम की आंखें बंद हो चुकी थी और उसकी पकड़ आरव की शर्ट पे कस चुकी थी। आरव उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर के उसके लबों की ओर झुकने लगता है। तभी डोर नॉक होता है और विराज बोलता है, भाई मेरे रोमांस बाद में कर लिया, अभी आके नाश्ता कर ले, मीटिंग के लिए एनर्जी चाहिए, और ज्यादा इश्क मत लड़ा वरना मीटिंग में किसी को भाभी समझ के किस विश कर दिया तो बेचारे की इज्जत भरे महफिल में लूट जाएगी। विराज इतना बोल के चला जाता है और आरव उसे कोसते हुए बोलता है, अगर इसने अपनी सुअर जैसी नाक को मेरे रोमांस के बीच में घुसाना बंद नहीं किया तो मैं इसको जिंदगी भर के लिए साधु बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुन के सनम को हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपने फेस पे सीरियस एक्सप्रेशन रख के आरव के हाथ हटाते हुए बोलती है, मिस्टर खन्ना उर्फ पतिदेव जायदा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बाहर आए और नाश्ता करके दफा होइए यहाँ से वरना लात मार के निकाल दूंगी। आरव बेचारा सा मुंह लेके वही खड़ा रह जाता है। एक तो उसका ये दोस्त उसकी किस्मत में कुंडली मार के बैठा और बची हुई कसर उसकी प्यारी बीवी राहु केतु बन के पूरी कर देती है। वो खुनस से दोनों को देखते हुए नाश्ता करता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो नाश्ता कर रहा है। उसके खाने के स्टाइल को देख के नाश्ते का भी दिल कर रहा था कि वो चीख चीख के बोल दे, गौर से देखो दुनिया वालों, यही है वो नीली आंखों वाला शैतान जिसने भरी महफिल में मुझे नोच नोच के ठूसा है। उद्धरण चिन्ह। आरव जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाता है और विराज के साथ निकल जाता है। आरव और विराज दोनों ही होटल पहुंच जाते हैं। सनम घर में रह के ही उन दोनों के लिए प्रे करती है। डर तो उसको भी लग रहा था कि अगर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं मिला तो शायद इस बार आरव का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। सनम पूरा दिन बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसने दिन में आरव को कॉल करने की भी सोची, लेकिन फिर उनको डिस्टर्ब होगा ये सोच के नहीं किया। पूरा दिन गुजर जाता है और सनम का सब्र भी जवाब देने लगता है। वो गुस्से से आरव को गालियां देते हुए बोलती है, पूरा दिन गुजर गया और मेरे उस लंबू पति को कोई फिक्र ही नहीं है।
ये नहीं कि फूल सीबीवी घर पे टेंशन के मारे सूख के काटा हो रही होगी, कम से कम एक एमएसजी ही कर दे। लेकिन नहीं कर देगा तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, उसकी वो नीली आंखें काली हो जाएगी, 4 बच्चों का बाप बन जाएगा। सनम आरव को सुनान में बिजी थी कि तभी डोर बेल बजती है। सनम भागते हुए जाके डोर ओपन करती है। सामने आरव और विराज दोनों ही अपना मुंह लटकाए खड़े थे। आरव सनम को देखते ही हक कर लेता है। सनम को लगता है कि शायद उन्हें इन्वेस्टर नहीं मिला। वो दोनों को समझाते हुए बोलती है, देखो तुम दोनों से ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर इन्वेस्टर ना भी मिले तो ये झंडू बाम जैसी शकल बनाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन तुम ये चूसे हुए आम बनना बंद करो और अंदर आओ। हम कल फिर से कोशिश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सनम की बात सुन के आरव उससे दूर होता है और बोलता है, बीवी तुम इतनी अच्छी लैंग्वेज बोल कैसे लेती हो? मैं सोच रहा था कि हम लोगों को कोचिंग देने लगते हैं सनम, स्पेशल लैंग्वेज तुम सिखाना और मैं स्टूडेंट्स लेके आऊंगा और ये बिन पैदे का लोटा काम कर लेगा बाकी के। सनम उसकी बात सुन के झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तीनों आके सोफे पे बैठ जाते हैं। सनम दोनों को बारी बारी से देखते हुए बोलती है, यहाँ मैं सोच सोच के आधी हो गई, मेरा 4 किलो वेट कम हो गया और तुम ये कोयले की खान से निकले मजदूर बन के बैठे हो, जल्दी बताओ क्या हुआ? विराज सनम को देखते हुए बोलता है, भाभी हम लोग जब होटल पहुंचे तो बहुत सारे लोग आ चुके थे। पहले तो सब नॉर्मल ही चल रहा था। आरव का प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा था, यहाँ तक कि उसने सबसे बेस्ट दिया था। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसकी लाडली बुआ शालिनी और उनका लाल पीला रोहन वहां नहीं आता है। आपको तो पता ही है कि खन्ना इंडस्ट्री को अंकल ने टॉप पोजीशन पे पहुंचा दिया था और उनकी बदौलत वो आज भी टॉप पे है। कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। सब होने के बाद जब हमारे प्रोजेक्ट के लिए बात आई तो शालिनी बुआ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की। इसको ड्राइवर और मुझे दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता, और उनके डर से सबने हमें मना कर दिया। सबने हमें बहुत भला बुरा कहा। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन जब मेरी अनारकली पे बात आई तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कुछ कहना चाहा कि इसने मुझे रोक दिया। वरना आज तो उन माँ बेटे को काला नीला ही करके आता मैं। उन माँ बेटे ने हमें धमकी भी दी है कि हम कभी भी खन्ना इंडस्ट्री में नहीं आ पाएंगे। और इसको तो ये भी बोला है कि भले ही वो इंडस्ट्री इसके पापा की है लेकिन फिर भी ये वहाँ कभी पियोन भी नहीं बन पाएगा। सबसे अपनी इज्जत की ऐसी तैसी करवाने के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे तब कोई रोनी भारद्वाज आ टपका और उसने डील साइन कर ली। वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया। सनम का पारा विराज की बात सुन के चढ़ गया था। वो झाड़ू उठा के लाती है और उन दोनों को अच्छे से उसे धोते हुए बोलती है, जब प्रोजेक्ट का काम हो गया था तो ये शमशान घाट के मुर्दे सी शकल क्यों बना रखी थी? यहाँ मैं टेंशन से मरी जा रही हूँ और तुम दोनों को खुजली तक नहीं हो रही। उन दोनों को जी भर के कूटने के बाद सनम बच्चों की तरह रोते हुए बैठ जाती है और आगे बोलती है, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। मैं तो बेफिजूल में यहाँ रहती हूँ, तुम बस मुझे झेल रहे हो। रोज ये सोचते होंगे पता नहीं ये मुसीबत हमारे ही कर्म में क्यों लिखी थी। ये बॉर्डर पे क्यों नहीं चली जाती कि पाकिस्तान वाले इसको एक गोली मार दे और ये वही ढेर हो जाए और बाद में बोल देंगे इट्स नॉट अ फॉल्ट। सनम की बात सुन के दोनों के ही दिल में बस एक ही ख्याल आता है, कोई इतना टैलेंटेड हो कैसे सकता है, ये लड़की इतना दिमाग लाती कहाँ से है? उद्धरण चिन्ह। च6 फर्स्ट किस। सनम सबके लिए डिनर रेडी करती है। तीनों ही आज बहुत खुश थे। सनम ने कॉल करके ये न्यूज अमन जी को भी दे दी थी। अमन जी इस वक्त आउट ऑफ इंडिया थे तो अभी उनसे मिलने नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने फोन पे ही सबको अपना आशीर्वाद दे दिया था। सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सब लोग हंसी खुशी बातें करते हुए डिनर करते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। विराज और सनम तो इस छोटी सी खुशी को भी सेलिब्रेट करना चाहते थे लेकिन आरव ने मना कर दिया और दोनों अपना मुंह बना के रह गए। आरव जब अपने रूम में आया तो सनम छोटी सी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। आरव उसकी ओर बढ़ जाता है और उसको साड़ी से झांकती कमर पे अपने ठंडे हाथ रख देता है। आरव के छूते ही सनम सिहर जाती है। वो कस के अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लेती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। आरव उसके पेट पे हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है और अपना चेहरा उसके कंधे पे रख के दूसरे हाथ को उसकी बॉडी पे फिराने लगता है। सनम आंखें बंद करे ही आरव के हाथ को पकड़ लेती है। आरव उसके कान पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके ये लॉब को सक करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन से कंधे तक होठ फिराने लगता है। सनम भी उसके इस एहसास को जीने लगती है। आरव उसके कान पे किस करके होले से बोलता है, बीवी मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया, अब तुम अपना प्रोमिस पूरा कब कर रही हो? आरव की बात सुन के सनम को 2 महीने पहले की बात याद आती है। फ्लैशबैक। 2 महीने पहले आरव शावर लेके बाथरूम से बाहर आता है। सनम उस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर अपने ब्लाउज के हुक लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। आरव उसकी ओर बढ़ जाता है। आरव को अपने पीछे देखते ही सनम एकदम से पलट जाती है। आरव उसकी ओर कदम बढ़ाता है तो वो पीछे जाने लगती है, लेकिन अब तो उसे रुकना ही था क्योंकि पीछे और स्पेस नहीं था। आरव उसके अगल बगल हाथ रख के उसके ऊपर झुकने लगता है। सनम अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है।
आरव उसे परेशान करने के लिए उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगता है। सनम तो मन ही मन भगवान से बोले जा रही थी, हे भगवान मुझे बचा लो, आज पक्का आपको डेयरी मिल्क खिलाऊंगी, वो भी बड़ी वाली। लेकिन भगवान जी तो खुद डेयरी मिल्क के ओनर के साथ डील फिक्स करके बैठे हैं। वो बोल रहे थे बच्चा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ही शादी निभानी थी, तो ये तो उसका मेजर प्रोसेस है। तभी सनम के दिमाग की बत्ती जली और वो झट से अपनी आंख खोल के बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम्हें ये गलतफहमी कैसे है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? आरव अपनी एक आईब्रो उठा के बोलता है। तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे किस नहीं कर सकते हो। और मेरी मर्जी ये है कि जब तक प्रोजेक्ट की डील नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे। और जिस दिन तुम्हें डील मिलेगी उस दिन मैं खुद तुम्हें ऐसे गिफ्ट अपनी फर्स्ट किस दूंगी। सनम जवाब देती है। सनम की बात सुन के आरव की भौवें तन जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने भी शर्त मान ली और बोला, ठीक है बीवी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि जिस दिन मुझे डील मिली उस दिन तुम खुद मेरा हक मुझे दोगी। सनम भी हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद आरव उसके ब्लाउज के हुक लगा के बिना उसे परेशान किए उससे दूर हो जाता है। फ्लैशबैक एंड। सनम पुरानी यादों से बाहर आती है। आरव उसको छोड़ के उससे 2 कदम दूर हो जाता है और अपने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। सनम उसकी ओर पलटती है तो आरव मुस्कुराते हुए एक आंख मार देता है। सनम धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाती है और अपनी नजरें झुकाए हुए ही अपने पंजों पे खड़ी होकर उसके होठों पे एक सॉफ्ट किस करके दूर हो जाती है। सनम आरव के दूर होने लगती है कि आरव उसकी कमर पकड़ के उसे खुद से चिपका लेता है और उसे थोड़ा लिफ्ट करके बोलता है, बीवी मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे लॉलीपॉप दे के बहला रही हो। इतना बोल के वो वैसे ही उसे दीवार से चिपका देता है और उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वो किस सॉफ्ट से पैशनेट किस में बदल जाती है। आरव सनम के सॉफ्ट होठों को चबाने लगता है। थोड़ी देर उसके होठों का रसपान करने के बाद वो उसके होठों को छोड़ देता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता और उसके कान को अपने होठों में दबाते हुए बोलता है, अब से इन पे मेरा हक हुआ। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव और विराज सुबह जल्दी ही उठ के अपने काम में लग गए थे, क्योंकि मिस्टर रोनी ने उन्हें कुछ पाउंड्स चेंज करने को बोला था और वो दोनों वही कर रहे थे क्योंकि उन्हें आज मीटिंग भी करनी थी मिस्टर रोनी के साथ। सनम उन दोनों को चाय देती है और थोड़ी देर बाद नाश्ता। आरव और विराज ने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था। लंच के बाद वो लोग भारद्वाज हाउस के लिए निकल जाते हैं। सनम भी उनके साथ ही जाती है क्योंकि वो रूही से मिलना चाहती थी। रूही और रोनी दोनों भाई बहन है। वो तीनों भारद्वाज हाउस पहुंचते हैं तो गार्ड सनम को पहचान जाता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। वो तीनों अंदर जाते हैं उस वक्त मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज घर पे नहीं थे, वो लोग घूमने गए हुए थे। रोनी उस वक्त किसी से कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा था और रूही भी ऑफिस गई हुई थी, इसलिए वो तीनों हाल में ही इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद विराज के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर कॉल पे बात करने के बाद वो जैसे ही मुड़ता है कि किसी से टकरा जाता है। ये और कोई नहीं रूही थी। रूही टकराने से बैलेंस नहीं बना पाती और गिर जाती है। गिरते ही रूही बोलना शुरू करती है, किस पत्थर की हेडलाइट फ्यूज हो गई है जो मेरा सिर फोड़ दिया। पता नहीं लोग आंखें लगवाते ही क्यों है जब उनका यूज ही नहीं करना, क्यों भगवान जी का भी टाइम वेस्ट करते हैं। रूही की बातें सुन के विराज को गुस्सा आने लगता है और वो भी जवाब देता है, ओ हिलो बिना फ्यूज की बल्ब। खुद को क्या पावर हाउस समझ रखा है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पत्थर बोलने की? तुम कोई चमेली का फूल नहीं हो जो लोग तुम्हें जुल्फों में सजाए घूमेंगे। अगर इतनी ही नाजुक हो तो खुद के लिए एक मखमल की तिजोरी बनवा लो, फिर उसमें बैठ के अलका याग्निक बनती रहना और बोलना, परी हूं मैं, परी हूं मैं। रूही जो इतनी देर से विराज की बकवास सुन रही थी वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती है, ओ चिंपांजी की बिरादरी के उजड़े हुए आखिरी चमन, खुद को जायदा 30 मार खान समझने की जरूरत नहीं है, जायदा जुबान चलाई ना तुमने तो मिक्सर में डाल के जूस से जूस निकल के मधुमक्खियों को पिला दूंगी। विराज कुछ बोलता कि उससे पहले ही उन दोनों के कानों में आरव की गुस्से वाली आवाज पड़ती है जो बोल रहा था, क्या चल रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। आरव को देख के रूही उसके पास चली जाती है और बोलती है, जीजू देखो ना, ये बंदर बिना बात के ही मुझे झुरके मार रहा है। विराज भी जल्दी से बीच में कूदते हुए बोलता है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, खुद है ही सूखी हुई सेवैया, थोड़ी सी हवा आए और मैडम तो चली आसमान की सैर पे। वो दोनों फिर से कुछ बोलने को होती कि उससे पहले ही आरव बोल पड़ता है, रूही सनम भी आई है। आरव की बात सुन के रूही जल्दी से अंदर भाग जाती है और उसके बाद आरव भी विराज को घूरता हुआ अंदर चला जाता है। रूही अंदर जाती है और सनम से मिलती है और दो सहेलियों की कभी ना खत्म होने वाली बात शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में रोनी भी अपनी मीटिंग खत्म करके हाल में आता है। उसको देख के सनम भी उसकी ओर बढ़ जाती है। रोनी सनम को देख के कस के उसे गले लगा लेता है और बोलता है, कैसी है मेरी प्रिंसेस? लेकिन रोनी का सनम को छूना तो आरव को ज्वालामुखी बना गया। उसकी मुठिया भींच चुकी थी, आंखें अंगारे उगल रही थी। सबको टेम्परेचर हाई होता लग रहा था, लेकिन वजह सिर्फ विराज को समझ आई। वो आरव के पास जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, भाई कंट्रोल, भाभी उसे अपना भाई मानती है। तू गुस्सा मत कर वरना सब बिगड़ जाएगा।
आरव का गुस्सा बढ़ता देख विराज रोनी के पास चला जाता है और बोलता है, मिस्टर भारद्वाज, हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं क्या? उद्धरण चिन्ह च7 प्रोजेक्ट शुरू होना। रोनी के सनम से चिपकने पे आरव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन विराज ने उसे रोक दिया ये बोल के कि रोनी सनम के भाई जैसा है और अगर आरव ने कुछ किया तो उसका असर डील पे भी हो सकता है। इसी वजह से आरव रुक जाता है। थोड़ी देर में उनकी डील को लेके मीटिंग शुरू हो जाती है। रोना अगले हफ्ते से ही काम शुरू करने को बोल देता है। इस बात पे सब लोग राजी होते हैं। मीटिंग करते उन्हें रात हो जाती है, इसलिए रोनी उन तीनों को डिनर के लिए रोक लेता है। डिनर के बाद वो लोग जाने लगते हैं तो रोनी और रूही दोनों ही उन्हें रात को रुकने के लिए मना लेते हैं। सनम की खुशी के लिए आरव भी रुकने को मान जाता है। रात को वो पांचों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सनम जब अपने रूम में जाती है वैसे ही आरव उसके पीछे से उसे खींच के डोर से लगा देता है और उसकी कमर पे अपने हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है। आरव की हरकत से सनम की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे आरव से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो आरव को हल्का पीछे धकेलते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। सनम की बात सुन के आरव जवाब देते हुए बोलता है, कोई भी डोर तोड़ के तो आएगा नहीं। और रही बात मेरे कुछ करने की तो अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। सनम, जिसकी आवाज हमेशा लाउडस्पीकर की तरह गूंजती थी, वो आज आरव के पास होने से गले में ही छतरी ओढ़ के बैठ गई थी कि किसी को दिखाई ना दे। आरव के पास होने से सनम से हर रही थी। आरव को भी इस बात का इल्म था, लेकिन अभी तो उसकी आंखों से सामने सनम और रोनी का एक दूसरे से चिपकना दिख रहा था। वो अपने दोनों हाथ सनम के अगल बगल रख देता है और उस पे झुकते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस 1.5 फुटिये से चिपकने की? सनम को आरव की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका नीली आंखों वाला शैतान इतनी सी बात पे ही जल के कोयला बन जाएगा। वो कंफ्यूजन से आरव को देखती है। आरव उसके चेहरे पे अपने नोज से रब करते हुए बोलता है, तुम्हारे पास आने का हक सिर्फ मेरा है। कोई तुम्हें मेरे अलावा छू नहीं सकता, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। और एक बार तुम कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उस ठिगने रोनी के आसपास भी देखा ना, या फिर उसकी उंगली भी तुम्हें छू के गई, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। और रही बात आज की, तो गलती की सजा तो मिलती ही है, तो भुगतो। आरव की इतनी इंटेंस बातें सुन के सनम के माथे से पसीना आ रहा था। आरव उसे गोद में उठा लेता है और बिस्तर पे लिटा देता है। आरव अपनी शर्ट रिमूव कर देता है और सनम के ऊपर आ जाता है। सनम डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव उस पे झुकता है और उसके माथे पे किस कर लेता है। फिर बारी बारी से उसकी दोनों आंखों और गालों पे अपने नाम की मोहर लगा देता है। सनम बेडशीट को कस के अपने हाथों में पकड़ लेती है। आरव उसके लबों को अपने लबों से जोड़ देता है और उसे पैशन से किस करने लगता है। थोड़ी देर उसके होठों का जूस पीने के बाद वो उसके गले पे किस करने लगता है। आरव सनम को किस के साथ बीते भी करने लगता है, जिससे सनम की आह निकल जाती है, जिससे आरव और भी एक्साइटेड होने लगता है। आरव आगे बढ़ के उसके साड़ी के पल्लू को निकालने लगता है कि सनम उसके हाथ को पकड़ के रोक लेती है और नामे अपनी गर्दन हिला देती है। आरव उसके सीने पे अपना सिर रख देता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद वो उसके बगल में लेट जाता है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने ऊपर खींच लेता है और बोलता है, ध्यान रखना कोई भी तुम्हें मेरे अलावा छू ना पाए। सनम भी हाँ में सिर हिला देती है। आरव उसके सिर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में सनम नींद के आगोश में चली जाती है। आरव भी उसके सोने के बाद उसे होले से बेड पे सुला देता है और उसके माथे पे किस करके बोलता है, जान, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशी दूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं उस वजह को ही मिटा दूंगा जो तुम्हें दर्द दे। थोड़ी देर में वो भी सनम से बातें करता सो जाता है। वहीं दूसरी ओर फिर से उसी होटल रूम में रिया और विहान चद्दर में लिपटे हुए थे। रिया की आह उस पूरे रूम में गूंज रही थी। वो बार बार विहान को बोल रही थी, बेबी प्लीज धीरे करो, मेरा फिगर खराब हो जाएगा तो मैं मॉडलिंग कैसे करूंगी। लेकिन रिया की बात सुन के विहान और भी एक्साइटेड हो जाता है और फोर्स के साथ खुद को उसके अंदर डालने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों थक के एक दूसरे से अलग होते हैं। विहान रिया के सिर को सहलाते हुए बोलता है, जान, तुम्हें पता है तुम्हारे सो कॉल्ड ड्राइवर जीजू ने भारद्वाज के साथ डील कर ली है। उद्धरण चिन्ह। और अगले हफ्ते से उनका प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। रिया उसके सीने पे अपना सिर रखते हुए बोलती है, बेबी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है, तुम्हें पता ही है कि उस ड्राइवर के साथ क्या करना है। दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। विहान रिया को बोलता है, तुम फिक्र मत करो, इस बार ऐसा वार होगा उन दोनों पे कि उनको अगर खून से आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी विहान नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग विराज अपने रूम से निकल के किचन की ओर जा रहा था क्योंकि उसे चाय चाहिए थी। तभी वो अपने रूम से बाहर आती रूही से टकरा जाता है और एक बार फिर रूही धड़ाम से गिर जाती है। जो रूही अभी नींद में चल रही थी, उसकी गिरने से सारी नींद पंख लगा के उड़ जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उठ जाती है अपनी कमर को पकड़ के। फिर एक हाथ कमर पे रख के दूसरे हाथ से उंगली विराज को दिखाते हुए बोलती है, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? आज तुम मुझे बता ही दो।
कोई कॉन्टैक्ट लेके आए हो क्या मेरी कब्र खोदने का? एक तो हाथी जैसी बॉडी ले रखी है, संभाल में आती नहीं, यहाँ वहाँ लुढ़ते रहते हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, या खुद को मुझसे दूर रखा करो, नहीं तो सेफ्टी पिन तुम्हारे इस 400 किलो के मिनी टैंक में घुसा के सारी हवा निकाल दूंगी। विराज का पारा खुद के लिए हाथी सुन के हाई हो चुका था। वो रूही को घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथी बोलने की? खुद को देखा है कभी आईने में? चलती फिरती गैंडी लगती हो, बाल तो चाउमीन जैसे है, सॉस लगा के खाती रहती हो। पता नहीं नहाती भी हो या नहीं। फिर अपने हाथों से नाक को बंद करते हुए बोलता है, कितनी स्मेल आ रही है तुमसे, किस जंगल में लौट के आए हो? विराज की बातें रूही के गुस्से में घी डाल रही थी। वो विराज के पास जाती है और उसका कॉलर पकड़ के उसे नीचे करते हुए उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। रूही के किस करने से विराज वही जम जाता है। वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। रूही थोड़ी देर में उससे दूर होती है और उसके गाल को सहलाते हुए बोलती है, बेबी अब तुमसे भी मेरी ही स्मेल आएगी। रूही इतना बोल के वहां से चली जाती है और विराज उसके जाते ही अपने रूम में भागता है और बाथरूम में जाके अपने होठों को साफ करने लगता है, जैसे पता नहीं कितनी बुरी चीज लगी हो। वो सोने होठों को साफ करते हुए बोली है, चुड़ैल कही कि मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब मैं अपनी होने वाली वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान बचाना मुझे उस पिशाचनी से। विराज अपने मुंह को काफी देर साफ करता है। थोड़ी देर बाद सब लोग रीड होके हॉल में आ जाते हैं और थोड़ी देर में नाश्ता करके सनम, विराज और आरव वहां से निकल जाते हैं। ऐसे ही काम करते हुए एक हफ्ता भी गुजर जाता है। इस बीच काफी बार मीटिंग के लिए आरव विराज रोनी के ऑफिस गए। आया विराज को रूही भी मिलती, लेकिन वो उससे ऐसे भागता जैसे भूत देख लिया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। सब लोग काफी खुश थे। सनम की खुशी तो उसके चेहरे से ही झलक रही थी। सनम के चेहरे की चमक देख के आरव के फेस पे भी एक स्माइल थी। प्रोजेक्ट साइट पे सबसे पहले एक पूजा की जाती है, क्योंकि ये रस्म आरव के डैड ने शुरू की थी, इसलिए आरव भी ये चाहता था। श्री गणेश के बाद प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। चैट विहान का प्लान। आज से आरव का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। सब लोग काफी खुश थे। सनम के चेहरे से तो स्माइल जा ही नहीं रही थी। उसको देख के आरव के फेस पे भी एक स्माइल थी। आरव अपने पेरेंट्स की फोटो के सामने खड़ा होकर उन्हें देखे जा रहा था। काफी देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद वो बोलता है, मॉम डैड आज आपका बेटा अपनी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। आज अगर आप दोनों मेरे साथ होते तो बात ही कुछ और होती। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगा। आप अपने बेटे को दुनिया पे राज करते देखना चाहते थे ना, और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपके कातिलों को ढूंढ के उनकी वो हालत करूंगा कि फिर से इस दुनिया में आने से पहले ही वो 100 बार सोचेंगे। आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आरव इतना बोल के चुप हो जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, तथास्तु बच्चा। आरव पलट के देखता है तो सनम अपने एक हाथ को आशीर्वाद देने के स्टाइल में करके दूसरे हाथ में दही चीनी लेके खड़ी थी। आरव उसको देख के अपनी आंखें छोटी कर लेता है। तभी उसके दिमाग में एक खुराफात आती है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आरव उसके पास जाके उसकी कमर में हाथ डाल के उसे दीवार से चिपका देता है और फिर बोलता है, बीवी दिस इज नॉट फेयर। इतना रूखा सूखा आशीर्वाद कौन देता है? और रही बात बच्चा की तो हम करेंगे ना हमारे बच्चे। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? एक दो नहीं, पूरा एक देश बनाएंगे हम। फिर उस पे झुक के बोलता है, क्या हुआ, अभी तो इतना बोल रही थी, अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुन के सनम की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसका एक हाथ सनम की साड़ी में से उसके अंडरस्कर्ट में चल रहा था। सनम के हाथ कांप रहे थे। आरव उसके हाथ से दही की कटोरी लेके ड्रेसिंग टेबल पे रख देता है। सनम की बॉडी गर्म हो चुकी थी, उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसकी पकड़ आरव की शर्ट पे कसती जा रही थी। उसकी गर्म सांसें आरव की शर्ट में से कहती उसकी ब्रॉड चेस्ट पे लग रही थी, जो उसको उसका कंट्रोल खोने पे मजबूर कर रहे थे। सनम हकलाते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन आरव को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो उस पे झुकते हुए बोलता है, जाने दूंगा बीवी, पहले अच्छे से आशीर्वाद तो देती जाओ। अब तो सनम के दिल में बस एक ही ख्याल चल रहा था, और ले इस चमगादड़ से पंगा। मार दिया ना तेरी भैंस को धक्का जोहर में। अब तो बस सब राम जी के ही भरोसे है। उद्धरण चिन्ह। सनम मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी। आरव उस पे झुकता जा रहा था, वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी अचानक ही डोर खुलता है और विराज दनदनाते हुए कमरे में घुस जाता है, लेकिन सामने चल रही फिल्म को देख के काफी से पीछे मुड़ जाता जय और बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि तू भाभी को किस करने वाला था। विराज इतना बोल के अपने सिर पे पैर रख के भाग जाता है। उसके जाते ही सनम भी आरव को धक्का देके भाग जाती है। आरव बेचारा वही खड़ा ठगा सा महसूस करता रह जाता है। वो मन ही मन विराज को गालियां दिए जा रहा था, कमीने सिंगल ही मरेगा। हमेशा मेरे रोमांस में राहु केतु बन के डेरा डाल लेता है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो ये मेरी बीवी गलती से पास आती है, ऊपर से चुड़ैल बन के उसको मंत्र मार के भगा देता है। बेटा एक बार तेरी शादी होने दे।
फिर तुझे ऑफिस में और तेरी बीवी को घर में ना सुलाया तो मेरा नाम भी आरव नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरव बाहर आ जाता है। सनम उसकी हालत देख के मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। कुछ ऐसा ही कारनामा विराज भी कर रहा था। अब बेचारे बच्चे की क्या गलती, अगर उसके मम्मी पापा को रोमांस ही करना है तो डोर लॉक करना चाहिए ना। आरव उन दोनों को घूर के देखता है और एक वार्निंग वाला लुक देता है, जैसे बोल रहा हो, अपने ये 32 दांत दिखाना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि खाने के लिए भी चार ना बचे। तीनों नाश्ता कर लेते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल जाते हैं। तीनों टैक्सी से साइट पे पहुंचते हैं। रोनी और रूही पहले ही वहां आ चुके थे। विराज को देख के रूही एक आंख मार देती है। विराज उसकी हरकत को आंख फाड़े देख रहा था, लेकिन विराज उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो मन ही मन उसको गालियां दिए जा रहा था। हे भगवान, इस नमूनी को कहाँ से भेजा है आपने? कोई शर्म नाम की चीज है को नहीं इस लड़की में? सबके सामने मुझ जैसे हैंडसम लड़के से फ्लाइट कर रही है। अरे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं तो मेरी ही कर ले। थोड़ा तो रहम करो मुझ पे। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे एक शांत समझदार लड़की चाहिए जो मुझे संभाल सके। और ये तो एक नंबर को ठरकी है। मानता हूँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं शकल पे नहीं सीरत पे मिटने वालों में से हूँ। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। रूही विराज के पीछे चलते हुए उसकी कमर में चुटकी काट लेती है। बेचारा विराज अपनी इज्जत बचाते हुए आरव के पीछे जाके छुप जाता है। और रूही उसकी हालत देख के मुस्कुराने लगती है और उसे एक फ्लाइंग किस दे देती है। साइट पे एक पंडित जी पहले से ही आए हुए थे। ये रूल आरव के डैड का था। वो कहीं भी काम शुरू करने से पहले पूजा करवाते थे। पहले तो वो भी ऐसे ही थे, लेकिन आरव की मॉम के आने के बाद वो बदल गए। और उसके बाद उन्होंने ये रूल ही बना लिया था। इसलिए आरव भी ये करना चाहता था। पंडित जी ने पूजा पूरी की और एक नारियल आरव की ओर बढ़ा दिया। आरव ने वो नारियल सनम को दिया। सनम की आंखें उसकी हरकत से नम हो गई और खुशी खुशी उसने उस नारियल को फोड़ा और काम का श्री गणेश किया। आरव वहां एक होटल बनाना चाहता था। उसने उसका नाम भी सनम के नाम पे रखा था। और उसने अपनी कंपनी का नाम भी सनम और अपने नाम को मिला के किया था। सनम आरव खन्ना इंडस्ट्री। होटल बनने का काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। आरव का काम भी अच्छा चलने लगा था। उसे और भी कंपनियों से प्रपोजल आने शुरू हो गए थे। जो लोग पहले उससे दूर भाग रहे थे वो खुद उसके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन कोई और भी था जो उसकी कामयाबी को देख के जल भुन रहा था। ये और कोई नहीं, शालिनी बुआ, उनका बेटा और विहान और रिया थे। रिया सनम को खुश देख के अपना आपा खो रही थी। वो अपने रूम में गुस्से से सारी चीजों को तोड़ रही थी। वो अपने बालों को नोचते हुए बोलती है, तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी। सनम, तुमने मुझसे मेरे डैड और मॉम को छीन लिया, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। वो अपना फोन निकाल के विहान को कॉल करती है और उसे उसी होटल रूम में आने को बोलती है। रिया खुद का भूतनी वाला रूप छुपा के रेडी होके होटल के लिए निकल जाती है। रिया जब होटल पहुंचती है विहान ऑलरेडी वहां आ चुका था। रिया जैसे ही अंदर जाती है विहान उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। रिया जो पहले ही गुस्से में थी, वो विहान की हरकत से और गुस्सा हो जाती है और विहान को धक्का दे देती है। विहान को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आता, वो उसको हल्की नाराजगी से देखता है। रिया गुस्से से उस पे फूटते हुए बोलती है, विहान ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इतना रिस्क लेके इस काम के लिए नहीं आई हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब करने का वक्त नहीं है। ये एक क्षण का टाइम है। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया ना तो कुछ दिन में तुम्हारी जो कंपनी अभी टॉप पे चल रही है वो कुछ दिन में रोड पे होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। विहान को रिया की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो रिया की बाजू को कस के पकड़ के बोलता है, मुझे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। फिर उस ड्राइवर की तो औकात ही क्या है? वो कल भी ड्राइवर था, आज भी ड्राइवर है और आने वाले कल में भी ड्राइवर ही रहेगा। जिस काम की वजह से वो इतना उछल रहा है ना, वह कल सुबह तक सिर्फ कुएं का देर होगा। वो रोएगा और उसके साथ ही तुम्हारी वो सो कॉल्ड बहन भी रोएगी। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुन के रिया बोलती है, बेबी तुम सच बोल रहे हो ना? तुम ऐसा ही करोगे ना? तुम जानते हो ना बेबी, उस अनाथ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे दर्द दिया है। रिया इतना बोल के विहान के गले लग जाती है। विहान का गुस्सा भी थोड़ी देर में शांत हो जाता है। वो रिया को खुद से अलग करता है और उसे किस करने लगता है। रिया भी उसका साथ देने लगती है। थोड़ी देर में उन दोनों के कपड़े जमीन पे गिरे हुए थे और उस कमरे में रिया की सिसकियां गूंज रही थी। चेन्नई आरव का एक्सीडेंट। रिया और विहान आरव को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। रिया सिर्फ सनम को तकलीफ में देखना चाहती थी, लेकिन विहान के दिल और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हुआ ये था कि इतने महीनों में आरव का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था, जिससे विहान को डर लगने लगा था कि कहीं आरव उससे आगे निकल गया तो। उसके इस डर ने उसे रिया का साथ देने के लिए मजबूर कर दिया। विहान ने अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ सॉलिड प्लान बना लिया था और वो उसे आज रात को ही एग्जीक्यूट करने वाला था। उसके हाथ से काफी सारे प्रोजेक्ट्स निकल चुके थे। आरव ने उसकी बैंड बजा दी थी, इसलिए विहान आरव से चिढ़ा हुआ था और उससे बदला लेना चाहता था।
थोड़ी देर के लव मेकिंग सेक्शन के बाद रिया और विहान अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। क्योंकि अमन जी आज वापस आ चुके थे कर रिया को घर में ना देख के वो उससे सवाल जरूरी करते और रिया अपने डैड की नज़रों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी ही होटल रूम से निकल जाती है। विहान भी अपने घर को निकल जाता है। विहान के आदमी आरव के होटल कंस्ट्रक्शन साइट पे नकली वर्कर्स बन के काम कर रहे थे। उन्हें आरव के हर मूव की खबर थी। वो लोग बस आज आरव के वहां से जाने का इंतजार कर रहे थे। विराज को आज ऑफिस का बहुत सारा काम था इसलिए वो साइट पे नहीं गया और ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। लेकिन आरव उस होटल को पूरा होते देख खुद को अपने डैड के करीब पाता था इसलिए वो रोज एक बार इस जगह जरूरी जाता था। और इसलिए ही आज भी वो साइट पे गया था सारा काम खुद से चेक करने को। वही विराज ऑफिस के बाद घर पहुंच जाता है। लेकिन आज उसे सनम कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसके चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही थी। उसे कुछ गलत होने का डर सता रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विराज सनम से पूछता है कि कोई परेशानी तो नहीं है। सनम अपने डर को छुपाते हुए बोलती है, देखो ना देवर जी, आपका वो खड़ूस घमंडी लंबू भाई अभी तक घर नहीं आया है। इतनी देर तो कभी भी नहीं करता और आज पता नहीं कौन सी भजिया तल रहा है जो अभी तक प्रभु ने अपने दर्शन ही नहीं दिए है। सनम की बात सुन के विराज को हंसी आने लगती है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके बोलता है, आप परेशान मत होइए भाभी, आपके जाने मन दिले गुलजार साइड पे गए हैं तो शायद कोई काम निकल गया हो इसलिए लेट हो आज जाएगा। ऐस परेशान होना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। विराज की बात सुन के सनम को थोड़ी राहत तो मिलती है लेकिन सनम के बेचैन दिल को अभी तक राहत नहीं मिली थी। वो अभी भी परेशान थी। विराज भी आके अपना पेंडिंग काम करने लगता है क्योंकि आरव के आने के बाद ही वो लोग सबके साथ मिलके खाना खाते थे। 9 से 10 बज गए लेकिन आरव अभी तक घर नहीं आया। अब तो सनम की हालत खराब होने लगी थी। वो बार बार आरव को कॉल कर रही थी लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। विराज काम में इतना डूबा कि उसे होश ही नहीं रहा। लेकिन जब सनम ने उसे बताया तो वो भी कॉल ट्राई करने लगा। अब तो उसको भी आरव की फिक्र होने लगी थी। वो दोनों कॉल ट्राई करके बैठ जाते हैं। कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी सनम का फोन रिंग करता है और सनम कॉल अटेंड करती है। उसके अटेंड करते ही सामने से किसी की आवाज आती है, देखिए मैडम, ये जिसका भी फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाए। सामने वाले की बात सुन के सनम की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो धम्म से सोफे पे बैठ जाती है। विराज उससे पूछता है तो सनम उसे रोते हुए बोलती है, आरव का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। सनम की बात सुन के विराज को भी झटका लगता है लेकिन उसे अभी आरव को भी देखना है। वो सनम को शांत करते हुए हॉस्पिटल चलने को बोलता है। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। दोनों भागते हुए अंदर जाते हैं। रिसेप्शन पे आरव के बारे में पूछने पर वो लोग एक की ओर बढ़ जाते हैं। वो लोग बाहर ही वेट करने लगते हैं क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आते जय और विराज उनसे आरव के बारे में पूछता है। डॉक्टर उन्हें जवाब देते हैं, देखिए पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उनके सिर और हाथ और काफी चोट आई है तो आपको उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, थोड़ी देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। दोनों को डॉक्टर की बात सुन के थोड़ी राहत मिलती है। दोनों वही इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में आरव को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। रात दोनों ही हॉस्पिटल की चेयर पे बिता देते हैं। सब नर्स की आवाज से दोनों की नींद खुलती है जो बोल रही थी, पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों अंदर चले जाते हैं। विराज जिसने खुद को इतनी देर से संभाल रखा था उसके भी आंसू बह जाते हैं। वो आरव के पास जाते ही उससे लिपट के रोने लगता है और बच्चों की तरह उससे शिकायत करने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को चोट लगवाने की? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना तूने? सोचेगा भी क्यों? मैं तेरा लगता ही क्या हूँ? अगर लगता तो मुझे भी अपने साथ लेके जाता और ये चोट मुझे लगती। विराज बच्चों की तरह रोए जा रहा था। उसकी शिकायत सुन के आरव को भी हंसी आ जाती है। वो थोड़ा शिकायती लहजे में बोलता है, ओए मिनी एलिफेंट, 250 किलो के अनाकोंडा क्यों मेरी चटनी बनाना चाहता है? उठ मेरे ऊपर से नागराज, मैं अभी होश में आता हूँ, तू क्या मुझे परमानेंटली हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। विराज को रियलाइज होता है कि आरव को चोट लगी है और वो उसे सांप की तरह लिपटा हुआ है। वो झट से खड़ा हो जाता है लेकिन मुंह फुलाते हुए वार्ड से बाहर चला जाता है डॉक्टर से मिलने। उसके जाते ही आरव की नज़र अपने सामने खड़ी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ पे जाती है जिसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पे आंसुओं के निशान थे। सनम उसके पास जाती है और दोनों हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। आरव उसको देख के बोलता है, फूलन देवी, अब आपने क्यों मुंह फूला रखा है जैसे 100 मधुमक्खियों ने काट लिया हो? सनम उसकी बात सुन के चीड़ जाती है और बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं वहां घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम ये हॉस्पिटल में आराम फरमा रहे हो। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे किया डिनर बनाया और वो सारा वेस्ट हो गया। एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे तुम जाओ 4 दिन में घर, मैं तुम्हारे लिए और खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें वही खाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह।
सनम अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, उसे होश ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। आरव को भी इल्म था कि वो अपने आंसू छुपने के लिए ये सब बोल रही है। आरव उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है और उसके बाल सहलाने लगता है। सनम भी खुद को और नहीं रोक पाती और रोने लगती है। किसी अपने को दूर जाने का दर्द वो ही समझ सकता है जिसने उसे दिल से अपनाया हो। काफी देर तक सनम उससे लिपट के रोती रहती है। थोड़ी देर में वो शांत होती है और आरव से पूछती है, तुम तो साइड पे गए थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? सनम का सवाल आरव के दिल में कल रात का एक्सीडेंट ताज़ा कर देता है। आरव कल रात काफी लेट हो जाता था कंस्ट्रक्शन साइट पे। वो सबसे ऊपर के फ्लोर पे था। वो जब जाने के लिए नीचे आ रहा था तब उसे ग्राउंड फ्लोर पे किसी की आहट होती है। लेकिन उस वक्त तक सब वर्कर्स जा चुके थे, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है चेक करने के लिए। उसे अंधेरे में कुछ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे कुछ लोगों की आवाज आ रही थी जो वोल्टेज दे, अरे जल्दी करो बॉम्ब फिट। अगर कोई आ गया तो काम नहीं होगा और काम नहीं हुआ तो वो बिगड़ा हुआ नवाब हमें पैसे नहीं देगा और कोई आ गया तो वैसे ही मुसीबत हो जाएगी। आरव ने जन उनकी बात सुनी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने डैड के सपने को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकता था। वो उन गुंडों को रोकने के लिए जाता है लेकिन उससे पहले ही पुलिस को कॉल करता है। वो गुंडे आरव को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आरव को अकेले देख के उनके दिल के सितार बजने लगते हैं। वो आरव को धमकाने लगते हैं, लेकिन आरव भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो उन लोगों से भिड़ जाता है। उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। आरव उन गुंडों पे भरी पड़ने लगता है। वो बहुत एग्रेसिव होके लड़ रहा था। थोड़ी देर में गुंडों की हालत खसत कचौड़ी सी हो गई, लेकिन वो लोग हार के नहीं जा सकते थे। गुंडों का सरदार जो काफी देर से छुप के इंटरवल एंजॉय कर रहा था, आरव के सिर पे पीछे से वॉक करता है। आरव के सिर से खून बहने लगता है और वो होश खोने लगता है। सरदार गुस्से से आरव के हाथ पे मारने लगता है क्योंकि उसने उस मोटे सरदार की उसी हाथ से बैंड बजाई थी। गुंडों ने बॉम्ब फिट किया और टाइम सेट कर दिया 5 मिनट का और निकल गए, लेकिन पुलिस ने मारी एंट्री उनके जाते ही और आरव को बचा लिया और उस बॉम्ब को डिफ्यूज भी करवा दिया और आरव को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 10 सनम का बर्थडे। आरव जो भी बीती रात हुआ उसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो सनम को ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात को टाल दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर आरव को चेक करने के लिए आते हैं। आरव को चेक करने के बाद डॉक्टर सनम और विराज को बोलता है, मिस्टर खन्ना आप बिल्कुल ठीक है, अगर प्रोग्रेस ऐसी ही रही तो आप कल उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। इनके चोट पे पानी नहीं लगना चाहिए। बाकी कुछ दिन में इनका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। डॉक्टर से कुछ देर और बात करने के बाद विराज वहां से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस का तो सिर्फ बहाना था जो उसने सनम के लिए बनाया था, जाने वाला तो वो पुलिस स्टेशन था। आरव को कुछ देर में नाश्ता करवा के मेडिसिन दे दी जाती है। कुछ देर में वहां एक नर्स आती है जो कि आरव को स्पंज बाथ देने आई थी। नर्स सनम को स्पंज बाथ का बोलती है तो सनम उठ के बाहर जाने लगती है। ये देख के आरव की आंखें छोटी हो जाती है। वो नर्स को बाहर भेजते हुए बोलता है, आप रहने दीजिए, मुझे स्पंज बाथ मेरी वाइफ देगी। आरव की बात सुन के नर्स बाहर चली जाती है और सनम के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। उसका चेहरा सिर्फ सोचने से ही लाल हो जाता है। वो धीरे धीरे मुड़ती है और आरव के पास जाती है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन से किस तरह डील करे। भले ही उन दोनों की शादी हो चुकी है, पर दोनों ही कभी इतने पास नहीं रहे। आरव उसके लाल पड़े चेहरे को देवते हुए बोलता है, क्या हुआ बीवी, तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह। सनम उसकी डबल मीनिंग बातों को अच्छे से समझ रही थी। वो खुद को नॉर्मल करके उसको थोड़ा घूर के देखती है। आरव उसके घूरने से हंसने लगता है और बोलता है, बीवी तुम्हारी इन जहरीली नजरों से सब लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं वो जहर हूँ जिसका काज सिर्फ तुम्हारा डसना हो है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या अपने पति की इज्जत को किसी पराये औरत के हाथों सौंप देने में? अरे अभी वो मुझे बिना कपड़ों के देख के खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचता। आरव की बिना सिर पैर की बातें सुन के सनम की भौवें तन जाती है। वो आरव के पास जाती है और अपने दोनों हाथ बांध के खड़ी हो जाती हैं और बोलती है, खुद को ज्यादा माइकल जैक्सन समझने की जरूरत नहीं है। रहोगे तो तुम वही कड़वे करेले, वो भी तले हुए। ना अच्छी शकल है और ना ही रत्ती भर अकल है, किस बात पे फिसलेगी वो नस तुम पे? हाँ लेकिन मुझे तुम्हारी नियत में जरूरी खोट नजर आ रहा है। कहीं और मुंह मारने की तो नहीं सोच रहे हो? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कहीं दिख गए ना अपना अंग प्रदर्शन करते हुए, ऐसी हालत करूंगी ना तुम्हारी कुछ भी प्रदर्शित करने लायक नहीं बचेगा। अब अगर एक और वर्ड निकाला ना अपने इस मगरमच्छ जैसे जबड़े से तो ये ग्लूकोज की बोतल निकाल के मुंह में फिट कर दूंगा। परमानेंट ग्लूकोज के चलते फिरते गोडाउन बन जाओगे। सनम का लंबा चौड़ा भाषण सुन के आरव की हालत कुछ ऐसी थी कि भगवान से बोल रहा था, हे मेरे प्रभु, बस इस बार बचा ले, अगली बार इस काली माता से बिल्कुल पंगे नहीं लूंगा। बस इस बार बचा ले।
पक्का 4 डिब्बे पिज्जा लाऊंगा आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। आरव की हालत बिन पैदे की लोटे जैसी हो गई थी। उसकी बीवी उसे बजाए ही जा रही थी। सनम आरव के पास आती है और उसके ऊपर के कपड़े रिमूव करके उसको स्पंज बाथ दे देती है। फिर नीचे से पजामे को थोड़ा ऊपर करके सिर्फ उसके पैरों को साफ कर देती है। आरव का तो बेचारे का मुंह ही लटक जाता है, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। सनम उसका लटका हुआ मुंह देख के बोलती है, मैं विराज को बोल दूंगी, वो तुम्हें अच्छे से बात देगा, साथ ही फुल बॉडी मसाज भी। आरव उसकी बात सुन के उसे घूर के देखने लगता है। तभी वार्ड का डोर ओपन होता है और अमन जी और रिया अंदर आते हैं। रिया को अभी पूरी बात पता नहीं थी। उसे लगा था कि शायद होटल ब्लास्ट हो चुका है और उसी में ही आरव को इतनी चोट लगी है, इसलिए वो अपनी बहन के जले पे गरम मसाला डाल के पकौड़े बनाने आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके और विहान के प्लान का भजिया बना के आरव ने कल रात ही स्वाहा कर दिया। चाहे जब भी पता चले आरव और सनम की टी टोटे टोटे ही है। अमन जी आरव से उसका हाल चाल पूछते हैं। वही रिया अपने आंखों में 4 किलो ग्लिसरीन डाल के 5 लीटर आंसू निकाल के बाढ़ ही ले आती है। उसकी ओवर एक्टिंग देख के अमन जी को बस एक ही ख्याल आया, उठा ले रे बाबा, मुझको नहीं, मेरी इस नालायक बेटी की एक्टिंग को उठा लो। सबको रिया की एक्टिंग समझ आ रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग बस एंजॉय कर रहे थे फ्री की मूवी को। रिया और अमन जी कुछ देर बात करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। वही विहान के ऑफिस में तो तहलका ही मचा हुआ था, क्योंकि उसको खबर मिल चुकी थी कि आरव के होटल का बाल भी बाका नहीं हुआ, ऊपर से उसके आदमी अपने दांत नाक हाथ पैर सब तुड़वा के और आए हैं और उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं जिसमें आरव एडमिट है। विहान गुस्से से अपना सारा केबिन बिगड़ देता है। अब बताओ इसमें केबिन के सामान की क्या गलती और उस सफाई वाले को कौन सा वो डबल बोनस देता है जो उसका इतना काम बढ़ा दिया। पर कौन समझाए इन डायनासोरों को, जब देखो तब बस आग ही उगलते रहते हैं। पुलिस स्टेशन के बाद विराज किसी काम से बाहर चला जाता है, वो सीधा शाम को ही हॉस्पिटल आता है। आरव की कंडीशन भी पहले से बेहतर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक था, कल आरव को डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। विराज को अपने पास देख के आरव बोलता है, काम हुआ। विराज मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। रात को सनम विराज को घर भेज देती है और खुद हॉस्पिटल में ही रुक जाती है। विराज तो बेचारा वही रुकना चाहता था, लेकिन सनम ने उसे धक्के मार के निकाल दिया। ए फ्लैट बेचारा रोड पे तो सोता नहीं, इसलिए चला गया। रात को आरव को डिनर करवाने के बाद सनम उसे उसकी मेडिसिन दे देती है। आरव वापस से लड़ जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। सनम भी पास ही रखे सोफे पे खुद को रिलैक्स करने लगती है। लेकिन बेचारे आरव को नींद कहाँ। वो बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सनम को देख के उसे दिमाग में एक खुराफात आती है। वो थोड़ा ठीक से सो के बेड पे सनम के लिए भी स्पेस बना लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन सनम उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे डर था कि वो नींद में उसे चोट पहुंचा सकती है। लेकिन आरव के बार बार जिद करने की वजह से उसे उसके पास लेटना ही पड़ता है। सनम खुद को समेट के उसके पास लेट जाती है। सनम आरव की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। आरव पीछे से ही उसे अपने टूटे हुए हाथ से अपनी बाहों में भर लेता है। आरव के हाथ सनम की साड़ी में से उसके पेट पे चल रहे थे। सनम उसे छूते ही सिहर जाती है और उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। थोड़ी देर यूं ही एक दूसरे को सताने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। रात को सनम को अपने गालों पे कुछ गीला गीला फील होता है। वो आंखें खोल के देखती है तो आरव के हाथ उसके चेहरे पे चल रहे थे। सनम के आंखें खोलते ही आरव उसके कान पे किस करते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे बीवी। सनम को उसकी बात सुन के याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। सनम कस के आरव को गले से लगा लेती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आरव उसको शांत करते हुए बोलता है, अभी बहुत सरप्राइज बाकी है बीवी, तो अपने इन आंसुओं को बचा के रखो। सनम कंफ्यूजन से उसे देखती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि शायद आरव को उसका बर्थडे याद ही नहीं। थोड़ी देर में वो दोनों सो जाते हैं। सुबह जब आरव की नींद खुली तो सनम वहां नहीं थी। वो फ्रेश हो रही थी। कुछ देर में वो बाहर आती है और आरव की भी फ्रेश होने में हेल्प करती है। कुछ देर में वहां विराज आ जाता है और सनम वो बर्थडे विश करता है। लेकिन सनम को विराज का गले लगाना आरव को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो विराज को घूर के देखता है जैसे बोल रहा हो, एक बार मुझे ठीक होने दे। फिर इसी हॉस्पिटल में तेरे लिए एक रूम बुक नहीं करवाया तो तू भी क्या याद रखेगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं, आरव को चेक करते हैं। सब ठीक था, इसलिए कुछ हिदायतों के बाद डॉक्टर डिस्चार्ज की परमिशन दे देते हैं। विराज बिल पे करता है और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करता है। तब तक सनम भी आरव को रेडी कर देती है। कुछ देर में विराज आता है और चलने को बोलता है। कुछ देर में सब लोग हॉस्पिटल की पार्किंग में थे, लेकिन सामने का नज़ारा देख के सनम की आंखें चौड़ी हो चुकी थी। वो कभी आरव को देखती तो कभी अपने सामने।